हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विधायिका मतलब संसद के 3 अंग मैंने बताए। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन जैसे आते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला डाउट और पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे संसद के कितने भाग हैं, तो हम बोलेंगे 3। कौन से? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। ये हमारे इसके भाग हैं, पार्ट्स हैं संसद के या पार्लियामेंट के बोल लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो कि संसद के कितने सदन हैं, तो सिर्फ याद रखना है संसद के सदन सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये राष्ट्रपति ये सदन नहीं है, ये एक पद है। पद हो सकता है ये राष्ट्रपति या भाग बोल सकते हैं आप सदन का। तो क्वेश्चन 2 तरह से बन सकते हैं कि संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन है, ठीक है। क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता था, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हमने लास्ट क्लास में बात करी थी लोकसभा की, उसमें एक डाउट भी था। डाउट क्या था कि जो लोकसभा होती है लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो 552, 550, 545 और 543। इतने जो ऑप्शन आते हैं ना क्वेश्चन में, इतने ऑप्शन भी अगर आपको मैं दूं तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसमें करेक्ट कौन सा है तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? मैक्सिमम अगर हमारा जो भी एग्ज़ाम 2020 से मतलब 25 जनवरी 2020 से पहले हुआ तो उसमें पूछते हैं कि हमारे मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो उसका आंसर था 552। अगर हमसे अब पूछा जाए कि कितने सदस्य हैं तो 550 भी राइट आंसर है और 552 भी, ठीक है। और अगर पूछा जाए एट प्रेजेंट कितने हमारे एमपी हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो है 545। और अगर पूछे कि निर्वाचित सदस्य कितने हैं, जो चुनाव के द्वारा जो सदस्य आते हैं, एमपी आते हैं, वो है 543। तो डिफरेंस समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। एक हमारे जो मूल संविधान था उसमें प्रावधान था कि सीटों का जो बंटवारा था, जो उसमें आरक्षण है वो SC ST के लिए भी था और एक एंग्लो इंडियन भी था। एंग्लो इंडियन मतलब जिसके माँ बाप अंग्रेज हो, उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस सीटों का बंटवारा या बोले नंबर ऑफ़ सीट जो लोकसभा में थी, जैसे सबसे ज़्यादा यूपी में है वो 80 है। आपको पता है 80 क्यों है या सबसे ज़्यादा है यूपी में ही लोकसभा सीट क्यों है? क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 20 लाख वो 20 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा ही इसकी हमारे सीटें होंगी। 1 मिनट। फिर बात आती है हमारी, तो सीटों का बंटवारा जो होता है हमारा वो हमारी जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। फिर बात आई हमारी SC और ST की। वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि SC और ST की सीटों की कितनी सीट है? 84 सीट SC की हैं और ST की हैं 47 सीट। ये संविधान में लिखा है। और 2 इसमें एंग्लो इंडियन थे। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन थे। तो अब जो हमारे प्रेजेंट में जो सदस्य हैं या सीटें हैं वो मान लिया 545 है। अब मान क्या लिया है ही 545, उसमें 543 निर्वाचित और 2 हमारे एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो ये 2 एंग्लो इंडियन थे, अब इनकी जनसंख्या सिर्फ अगर हम 2020 में देखें ये सिर्फ 291 लोग हमारे भारत में हैं। तो 291 से 2 सीट तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इसलिए इनकी जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है। इन 2 सीटों को अब कैंसिल कर दिया है। अगर अब क्वेश्चन आए कि हमारी लोकसभा के चुनाव कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, तो सिर्फ वो 543 सीटों पर लड़ा जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो जो हमारी मैक्सिमम 552 थी तो उनको हम 550 अभी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 हमारी एंग्लो इंडियन परमानेंटली अब
हमारे लोकसभा सीट अब नहीं रही है, वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसलिए मैंने 550 पढ़ाया, वरना लिखित में अगर दूसरी बुक पढ़ेंगे उसमें 552 भी है। जो 2020 अपडेटेड जो जनवरी का है, उसके बाद 550 सीट हमारी रह जाती हैं। ठीक है, ऐसी ही जो जिस चीज़ पर अब हमारा चुनाव चल रहा है या जो चुनाव होगा अब, तो 545 सीट पर होता था 2020 से पहले, तो अब जो होगा वो 543 सीटों पर बस चुनाव होगा। तो दो ये अपडेट क्वेश्चन थे कि मैक्सिमम 550 और जो एट प्रेजेंट हमारी 543 सीट हैं। 2 सीट अब नहीं रही, जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट करता था वो फिलहाल अब प्रावधान नहीं रहा, क्योंकि इसका प्रावधान हमारे था सिर्फ 10 साल हुए। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके 10 साल के अंदर ये था कि हमारी 2 सीट एंग्लो इंडियन की होंगी। फिर 10 साल बाद इसमें फिर संविधान संशोधन करा, फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर 10 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2020 तक देख लिया कि एंग्लो इंडियन की 2 सीटों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब 2020 के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 सीट ख़त्म कर दी गई लोकसभा से एट प्रेजेंट चुनाव निर्वाचित जो सीट है वो 543 है। ठीक है, याद रखना। और मैक्सिमम 550 आप बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकता है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने 550 सीट बताई थी। बच्चों का कमेंट था कि 550 नहीं 552 होती हैं, ये और वो। दूसरा एक डाउट था कि मीरा कुमारी या कुमार, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि कुमार और कुमारी ये कोई नाम नहीं है, ये एक सरनेम है। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर हम रख सकते हैं। और मैं कितनी बुक इतनी दिखा सकता हूँ जिसमें मीरा कुमारी भी लिखा हुआ है। इवन बुक में नहीं, क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उसमें मीरा कुमारी में राइट आंसर दिखा सकता हूँ। ठीक है, मीरा कुमार आपने बोल रहे हैं कि मीरा कुमार है, तो कुमार को आप राइट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। मेन बात है कि नाम था मीरा। बाकी मीरा कुमार या मीरा कुमारी ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये नहीं है, एक बड़ा डाउट नहीं है। ये सब क्लियर हुआ लास्ट वीडियो का डाउट। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा हमारी क्या ये हमारी जो है मूल संविधान में इसका प्रावधान है? हाँ है, मूल संविधान के अनुच्छेद हमारा 80 में, अनुच्छेद 80 में लिखा है कि एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 80 में लोकसभा का क्या ऐसा वर्णन है? हाँ, लोकसभा का हमारा अनुच्छेद 81 में वर्णन है कि हाँ हमारी एक लोकसभा होगी। संसद का, हाँ संसद का एक वर्णन है आर्टिकल या अनुच्छेद 79 में। इनको याद करने का देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? संसद, क्योंकि संसद के तो भाग हैं दोनों। तो सबसे पहले आता है 79। दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाता है वो राज्यसभा को दिया जाता है। मैं अभी समझाऊंगा, आप समझ भी जाएंगे कि राज्यसभा एक उच्च सदन है। ठीक है, फिर आता है लोकसभा। तो 79 हमारी संसद की हो गया, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। ये सीक्वेंस में, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन राज्यसभा की। राज्यसभा के अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे ये एक उच्च सदन हो गया, उच्च सदन, या बोल लीजिए अपर हाउस, इसको हम अपर हाउस ही बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इसमें नाम इसका स्थायी सदन, आप बोल सकते हैं परमानेंट हाउस। ठीक है, ये इसके 2-3 नाम हैं जिसको इसे उपनाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके उपनाम बोल लीजिए या अन्य नाम भी आपको क्लियर हो चुका है। ये एक अपर हाउस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके सदस्य हैं वो बाय इलेक्ट या बाय वोट या निर्वाचित होकर नहीं आते। इसको जो निर्वाचित करते हैं वो हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसके विधानसभा के वो निर्वाचित करते हैं। जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। वो निर्वाचित करके इसको संसद में भेजते हैं कि आप जाइए हमारी तरफ से और संसद में बैठिए। ठीक है, क्योंकि जो संसद में क्या है, जो केंद्र, संसद का मतलब है जो केंद्र के आधार, मतलब पूरे भारत के आधार में या पूरे भारत के लिए जो कानून बने वो हमारे संसद में बनता है। और जो हमारा प्रत्येक राज्य में कानून बनाते हैं या जो सहमति होती है वो हमारी विधानमंडल में होती है।
तो पूरे भारत में के लिए जो कानून बनता है वो संसद में बैठे लोग जो एमपी होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो जो एमपीज होते हैं कुछ तो हमारे होते हैं लोकसभा के, एमपी की आज टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। देखो पहले लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन थे ना संसद के, ये संसद के 2 सदन है, ठीक है। इसके सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको हम एमपी बोलते हैं। इनकी इतनी पावर होती है कि ये जो नियम बनाते हैं ना वो पूरे भारत पर लागू होते हैं। यूनियन पावर बोल लीजिए आप, या संपूर्ण भारत, ये जो कानून बनाएंगे वो पूरे भारत पर लागू होंगे। और जो होते हैं हमारे विधानमंडल, वो हमारे होते हैं एक तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। जो इसके जो एमएलए होते हैं, इनको एमएलए बोलते हैं हम, ठीक है। वो हमारे जो कानून बनाएंगे वो हमारे राज्य स्तर पर बनाएंगे। ये हमारा हो गया भारत के लिए कानून बनाएंगे पूरे, और ये हमारा प्रत्येक जैसे हमारा यूपी के लिए कानून बनाएगा हमारा विधानमंडल, और इसके लिए बनाएगा हमारा संसद, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो जो इसके सदस्य होते हैं ना, एमपीज होते हैं राज्यसभा के, उनको विधानमंडल के सदस्य भेजते हैं प्रत्येक राज्य के। मतलब जैसे 29 राज्य हैं, फिलहाल 28 हो चुके हैं, और यूनियन टेरिटरी सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी। इनके जितने भी सदस्य होंगे वो इनको सेलेक्ट करके या इनको निर्वाचित करके भेजते हैं कि आप जाइए और राज्यसभा में बैठिए। इसलिए इनको हम उच्च स्तर की या उच्च सदन बोला जाता है, क्योंकि इनके राज्यसभा का मतलब है जैसे राजा महाराजाओं का एक काल होता था ना कि उच्च पद पर रहना है, इसीलिए इस पर रहता है। एक बहुत बढ़िया चीज़ और बताता हूँ, कभी आप टीवी में देखना राज्यसभा में एक नीचे जो फ्लोर होता है ना वो रेड कलर का होता है, रेड कारपेट होता है। इसका मतलब ये शाही लोग होते हैं, राजा महाराजाओं का वंशज बोला जाता है एक टाइप से इसको, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग डायरेक्ट निर्वाचित नहीं कर सकते, उनको लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करके भेजते हैं। ये हमारे बस की काम नहीं है कि इनको हम सेलेक्ट करें, इनको वोट करें, ठीक है। और जो लोकसभा के नीचे जो कारपेट होता है ना वो होता है हमारा ग्रीन कलर का। लोकसभा के कभी लोकसभा की मीटिंग चल रही हो तो आप न्यूज़ में देखना वहाँ का जो फ्लोर है वो ग्रीन होगा। उसका साफ संकेत है कि ये धरती से जुड़े हुए हैं या ये हमारी भूमि से जुड़े हैं, ये हमारी भूमि से उठ के या धरती से उठ के आए हैं, मतलब इसका आम नागरिकों ने इनको वोट दिया है तभी यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोग राज्यसभा की सीटों की। तो इसकी सीटों को लेकर जो मैक्सिमम संख्या है वो है 250, ठीक है। एट प्रेजेंट वो है 245, जिसमें कि 12 हमारा प्रेसिडेंट मनोनीत करेगा, बची कितनी 200 है हमारी 238, ठीक है, 250 में से। ये हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। किस आधार पे करेगा? जैसे कोई एक्सपर्ट है अपना खेल में, कोई साहित्य में, कोई कला में, जिसका सही नाम काम है उसके सेलेक्ट करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, वो सेलेक्ट राष्ट्रपति ने करे थे डायरेक्ट, क्योंकि वो अपने खेल में एक उच्च स्तर पर थे, ठीक है। तो जो अपने कोई भी अपने बैकग्राउंड में या अपने बोल लीजिए अपने क्षेत्र में जिसका नाम होता है या ठीक काम होता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है और उसको सेलेक्ट कर देता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और 238 जो हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं। जैसे मैंने बताया विधानमंडलों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सब राज्यों और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, इनके जो भी वे होते हैं एमएलए वो इनमें सेलेक्ट करके भेजते हैं 238 मेंबर। अब एट प्रेजेंट की बात करें तो कितने हैं? 245 है जिन पर हमारा चुनाव होता है। बात हमारा क्वालिफिकेशन
क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। देखिए एक कितनी इंटरेस्टेड बात है, हम अगर किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं, आप बोल लीजिए यूपी पुलिस का ही भरते हैं, इवन सबसे छोटा भी फॉर्म भरते हैं, एक सफाई कर्मचारी का भरते हैं, तो हमारी योग्यता कैसे ली जाती है, आप कम से कम 12वीं पास होंगे, उससे ज़्यादा भी आप हो सकते हैं। मतलब BA BSc BTech MTech MSc या BPT या B.Ed या M.Ed आप कुछ भी हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 12वीं हो। ठीक है। दूसरा शर्त होती है कि कम से कम ITI आपके पास हो या CCC हो या O लेवल हो। 2 शर्तें हो गई। अब तीसरा हो गई कि आपकी हाइट 170 हो। ठीक है। चौथा होता है कि आप हैंडीकैप ना हो, आप ठीक ठाक हो। 5वां होता है कि आपके दांत सही हो, आप अंधे ना हो, आप बहरे ना हो, आप गूंगे ना हो, आप कुछ ना हो। इतनी शर्तें होती हैं एक सफाई कर्मचारी बनने के लिए। ये तो होता है भाई नौकरी करना या नौकरी पाना। राजनीति क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों गंदी है भारत की राजनीति, साफ बात बताता हूँ। क्योंकि क्वालिफ़िकेशन में पता क्या पूछा जाता है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, जो भारत में रह रहा है कौन नागरिक नहीं होगा, बात करें हम सब नागरिक हैं। ठीक है, आपकी उम्र 30 साल हो, ये कोई शर्त है? 30 साल उम्र हो, ये कोई क्वालिफ़िकेशन है? ये उसने कोई अपनी मेहनत से एक्सेप्ट करी है या अपनी मेहनत से कमाई है उसने 30 साल। दूसरा, वो मानसिक रूप से बस ठीक हो। देखो कितनी बढ़िया बात पूछते हैं कि मानसिक रूप से ठीक हो तो आप एक सदस्य बन सकते हैं, एक देश चला सकते हैं, एक पढ़े लिखों की सभा को आप चला सकते हैं। पढ़े लिखों सभा मतलब जो उसके अंडर काम करते हैं, वो UPSC IAS PCS IFS ये सब ये व्यक्ति चलाते हैं जिनके पास 3 योग्यताएं होंगी। चौथी बात एक और मान लीजिए कि जिसके पास सिर्फ चौथी थी हमारी कि वो लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब उसकी ना हो। हालांकि वो चाहे MLA हो, MP हो, विधायक हो, या आप बोल लीजिए कि प्रधान हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, कुछ भी हो, बस सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वो पुलिस में, फोर्स में कहीं नहीं होना चाहिए, बस। बाकी ये 4 शर्त है। देखिए कितनी तगड़ी क्वालिफ़िकेशन है। इसमें कौन बंदा जाएगा? हमारी इतनी संख्या में, भारत की इतनी ज़्यादा जनसंख्या में, 121 अरब जनसंख्या में, हमारी ये सिर्फ नियम हमारे जो पास कर लेगा वो हमारा सदस्य बन जाएगा। और एक सफाई कर्मचारी या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई सी पुलिस के लिए, आर्मी के लिए इतनी शर्तें होती हैं कि उसके लिए हम ढूंढते हैं कि इसके योग्य कौन कौन सदस्य है या कौन स्टूडेंट है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ फ़र्क है हमारी राजनीति में और हमारी नौकरी करने में। इसीलिए इतने अच्छे अच्छे हमारे MLA MPs हैं। MLA MP नहीं, एक पार्टी के अध्यक्ष भी, आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो भी इतने अच्छे हैं क्योंकि क्वालिफ़िकेशन उनकी इतनी अच्छी है कि वो चाहे वो अंधे होने चाहिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे बहरे हो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हाइट कम थी तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो अनपढ़ थे, अंगूठा छापते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम अध्यक्ष हो, बात काफ़ी है। ठीक है, तो ये है हमारी राजनीति। तो क्वालिफ़िकेशन की बात हमने कर ली, बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। देख लीजिए आप राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए इतनी तगड़ी डिग्री चाहिए, वो सब क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उम्र की बात हमने कर ही ली है, इसमें एज चाहिए 6 वर्ष, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो भी 6 वर्ष है, और सदस्य का भी। आप बोलते हैं राज्यसभा जो है स्थायी कैसे है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं करी जा सकती, जबकि लोकसभा जो है वो भंग करी जा सकती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको भंग कर सकते हैं किसी आपातकाल की स्थिति में, या राष्ट्रपति चाहे तब, ठीक है, लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते, ना हो सकती है, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो हमारे हर दूसरी साल, पहली 2 साल, फिर 6 साल हो गए ना, 1/3 सदस्य यहाँ, 1/3 सदस्य यहाँ, और 1/3 सदस्य यहाँ। ये हर साल रिटायर होते रहेंगे, और हर साल फिर हर दूसरी साल रिटायर होंगे 1/3, और हर तीसरी साल ये हमारे फिर सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इसका कभी भी सदन खाली नहीं हो सकता, या सदस्य इसके कम नहीं हो सकते। जैसे हमने मान ली 99 टोटल सदस्य हैं, 1/3 हो गया, 33 सदस्य यहाँ सेलेक्ट हो गए, 33 यहाँ हो गए, 33 यहाँ। अब जब ये 33 ये 6 साल के बाद रिटायर होंगे, उसके अगले 2 साल बाद ही 33 सदस्य का चुनाव हो जाएगा। चुनाव क्या, वो चुनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कभी भी ये सदन बोल रहे राज्यसभा कभी भी हमारी भंग नहीं हो सकती। इसी का ये कारण है कि ये डायरेक्ट एकदम इसमें से सारे 5 साल के बाद या 6 साल के बाद सारे सदस्य एकदम रिटायर नहीं होते, 1/3 करके होते हैं। ठीक।
ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो है यूपी की सीटों की बात हो गई। इसका गठन हम मान लीजिए ये भी जब वो हुआ था लोकसभा 1952 में, तभी इसका पहला चुनाव हुआ था। इसमें 2 सीटें होती हैं या 2 पद होते हैं। एक तो होता है हमारा चेयरमैन बोल लीजिए, और एक वाइस चेयरमैन। चेयरमैन हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। फिलहाल कौन है इसका चेयरमैन? जो हमारे आज के फिलहाल के उपराष्ट्रपति हैं, कौन? एम वेंकैया नायडू। ये हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि चेयरमैन या उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, ना इसकी कोई दी जाती है। जो भी सैलरी दी जाती है वो हमारी एज अ चेयरमैन दी जाती है। जो इनको सैलरी वेंकैया नायडू जी को दी जाती है 3.5 लाख मान लीजिए, या करीब वाइस प्रेसिडेंट की 3.5 लाख के करीब होती है इसकी सैलरी। तो जो 3.5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है ना, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, वो हमारे चेयरमैन है ना ये राज्यसभा का, उसके लिए है, उसका वेतन है। राज्यसभा का जो तुम चेयरमैन हो उसके लिए इसके 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बात आती है इसकी वाइस चेयरमैन की। वाइस चेयरमैन उसके लिए होता है जब उपराष्ट्रपति उपस्थित ना हो, कुछ इमरजेंसी हो जाए राष्ट्रपति के साथ, या उसके कंट्रोल में बात ना रहे, उसके साथ के लिए या उसके हेल्प के लिए उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का नाम है हमारे का हरिवंश नारायण सिंह। प्रेसिडेंट के जो वाइस चेयरमैन है हमारे राज्यसभा के, वो हमारे हरिवंश नारायण सिंह हैं, ठीक है। ये जो हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये हमारे 245 जो सीट हैं उनके एक सदस्य होंगे। उनमें से एक होगा हरिवंश नारायण सिंह, उसमें से सेलेक्ट करके आएगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ये हमारे इन 245 में से नहीं होगा, ये बाहर से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं या नहीं है? नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वो बाहर से मनोनीत या बोल लीजिए सेलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी पावर्स की। कुछ इसकी पावर है जो लोकसभा से अलग है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मैंने सब डिस्कस कर लिया आपसे। अब इसकी कुछ पावर है उसको डिस्कस करते हैं हम। एक मैंने बताया था अनुसूची, मैंने आपको 7 पढ़ाई थी, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा था, और उसमें 3 सूचियां थी, जैसे राज्य सूची, और हमारा था एक राज्य सूची, और बोल लीजिए आप केंद्र सूची, ठीक है। राज्य सूची, केंद्र सूची। तो जो हमारी राज्य सूची होती है ना, उस पर ये नियम या ये डिस्कस करते हैं बैठ के राज्यसभा के सदस्य कि ये कानून इसमें लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये कानून हमारा पास होगा 2/3 बहुमत से राज्यसभा में। एक तो इसके पास ये विशेषता है कि सबसे पहले जो कानून की बात होगी बैठकर वो राज्यसभा में होगी, उसके बाद ये हमारी लोकसभा में भी होगी, ऐसी बात नहीं है लोकसभा में नहीं होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी जाएगी, लेकिन पहले ये हमारी राज्यसभा में डिस्कस होगा 2/3 का। एक इसमें और विशेषता आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने उसमें बताया था धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक है या नहीं है, ये सबसे पहले हमारे लोकसभा में पेश होता है सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद ये राज्यसभा में पेश होता है। तो आप राज्यसभा की इसकी शक्ति बोल लीजिए या कमजोरी बोल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये धन विधेयक है या नहीं है, सबसे पहले इसमें पारित होगा लोकसभा में, उसके पारित होने के बाद ही राज्यसभा में होगा। अगर राज्यसभा चाहे तो इसको 14 दिन तक अपने उस पर निर्णय लेने का टाइम ले सकती है, 14 दिनों तक उस पर कोई कमेंटमेंट कर सकती है कि 14 दिन तक ही कि हमने पास किया या नहीं किया। अगर 14 दिन तक इसने पास किया या नहीं किया, तो पास किया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर बाई चांस इसने पास नहीं भी किया, सहमति नहीं बनी राज्यसभा में, तो फिर भी राष्ट्रपति के पास चला जाएगा 14 दिन के समय। या आप इसकी शक्ति माने या कमजोरी माने, ये आपके हाथ में, ठीक है ना। ये तो हमारे आज राज्यसभा से रिलेटेड बातें थी। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी राज्यसभा और लोकसभा
में जो डिफरेंस है या जो मुख्य पॉइंट है कि किन के आधार पर हम इनको अलग अलग देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी इससे रिलेटेड होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग कितनी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं इनको अलग करती हैं। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, एक बात भूल गया मैं कि ये जो यूपीएससी मतलब आईपीएस, आईएफएस या आईएएस, इस पर जो नियम या कुछ भी काम होगा, प्रावधान इसके लिए आएंगे, उसका बिल भी या उसके लिए भी सबसे पहले वो बिल हमारी राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत पाने के बाद फिर ये लोकसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति मोहर लगाकर इसको पारित कर देगा और ये एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी राज्यसभा से रिलेटेड बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4-5 बातें सिर्फ याद करने की। उम्र कितनी चाहिए? 30 साल। लोकसभा में कितनी चाहिए थी? 25 साल। हम इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति में कितनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा 35। तो लोकसभा में सबसे पहले सबसे छोटा तो कम, ज़्यादा है 30, इससे भी ज़्यादा है तो 35, याद हो गया होगा। फिर इसमें सीट थी मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, एट प्रेजेंट 245 है। बात ख़त्म हो गई है। टर्म कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 1/3 हर दूसरी साल रिटायर हो सकते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद किसके अंदर आती है? ये 80 के अंदर आता है, राज्यसभा। तो ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्यसभा। अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है। और जो भी आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो या देने की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना है और पता करना कि इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन बना था या नहीं बना था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, 2 बातें कर देना। थैंक यू।